जरा 326 ईसा पूर्व की उस खौफनाक रात की कल्पना कीजिए। आसमान में तेज कड़कती बिजली, झमाझम बारिश और सामने उफान मारती झेलम नदी। और इस घने अंधेरे में नदी के दो अलग अलग किनारों पर दो ऐसे योद्धा खड़े थे जिनका आमना सामना इतिहास की पूरी धारा को पलटने वाला था। एक तरफ था मकदूनिया का वो राजा जिसने फारस, मिस्र और बेबीलोन को सचमुच रौंद कर रख दिया था, सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है। एक ऐसा विश्व विजेता जिसके सामने हर कोई घुटने टेक चुका था। और दूसरी तरफ थे पंजाब के पौरव राज्य के राजा पोरस, एक ऐसे शासक जिन्होंने झुकने से साफ और सीधा इनकार कर दिया था। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के उसी पन्ने को पलटेंगे और एक ऐसी जंग की कहानी को करीब से जानेंगे जहां एक अजय ताकत का सामना एक ऐसी चट्टान से हुआ जिसे हिलाना नामुमकिन था। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे झेलम के तूफान से, फिर जानेंगे दो राजाओं और उनकी दुनिया के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे सिकंदर के छल के उस्ताद वाले रूप को, फिर 3 घंटे के उस भयानक युद्ध को समझेंगे। आखिर में बात करेंगे एक राजा के उस ऐतिहासिक जवाब की और इस युद्ध की स्थायी ऐतिहासिक विरासत की। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला भाग है झेलम का तूफान, अंतिम टकराव की पूर्व संध्या। अब देखिए, उस रात हालात कितने खराब थे। मानसून की वजह से झेलम का पानी डरावने उफान पर था और दूसरे किनारे पर कोई छोटी मोटी सेना नहीं, बल्कि 200 विशालकाय युद्ध हाथी एक दीवार की तरह खड़े थे। प्रकृति के इस कहर और दुश्मन की इस भयानक तैयारी को देखकर सिकंदर के अपने जनरलों के पसीने छूट रहे थे। उन्होंने अपनी चिंता भी जताई, लेकिन सिकंदर का आत्मविश्वास देखिए। उसका सीधा सा जवाब था, जब मैंने 10 लाख की फारसी फौज को हरा दिया तो पोरस क्या चीज है। वहीं दूसरी तरफ राजा पोरस बिल्कुल अपनी जगह पर अडिग थे। जब उनके सेनापतियों ने सिकंदर के अजय होने की बात छेड़ी तो पोरस ने उन्हें टोकते हुए कहा, ये मेरी धरती है, यहाँ सिकंदर नहीं, मैं राज करता हूँ। अब समझ रहे हैं, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने की लड़ाई नहीं थी, ये हौसलों की एक बहुत बड़ी टक्कर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, दो राजा, दो दुनिया, साम्राज्यों का निर्माण। झेलम के संकरे रास्ते पर इन दोनों का आमना सामना होना कोई महज इत्तेफाक नहीं था। ये सालों की महत्वाकांक्षा का नतीजा था। महान दार्शनिक अरस्तु के इस शिष्य यानी सिकंदर ने किताबों से बहुत आगे निकलकर पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 334 ईसा पूर्व में फारस पर सीधा हमला, फिर 330 ईसा पूर्व तक बेबीलोन जैसे अभेद्य शहरों पर कब्जा। ये अरस्तु ही थे जिन्होंने सिकंदर के दिमाग में भारत की अपार संपदा और संस्कृति की तस्वीरें उकेरी थी। और नतीजा, कुछ ही सालों में बिल्कुल बिजली की रफ्तार से हमले करते हुए सिकंदर 337 ईसा पूर्व में हिंदू कुश को पार कर भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अब जरा इस महामुकाबले की तुलना करके देखते हैं। इन दोनों ताकतों का अंदाज बिल्कुल अलग था। एक तरफ सिकंदर, जिसकी सेना अपनी बिजली जैसी तेजी और दुनिया भर में कभी न हारने वाले ट्रैक रिकॉर्ड के लिए मशहूर थी, और दूसरी तरफ राजा पोरस, उनका 7 फुट से भी ज्यादा लंबा कद, 20,000 की पैदल सेना और 200 खूंखार हाथी। ये सब मिलकर एक ऐसा खौफनाक नजारा बनाते थे जो किसी भी सेना को डराने के लिए काफी था। आपको बता दूं, तक्षशिला के राजा अंबी ने तो बिना एक भी तीर चलाए सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पोरस ने इसे अपने स्वाभिमान की चुनौती माना और घुटने टेकने के बजाय डटकर लड़ने का फैसला किया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 3, छल का उस्ताद, उफनती नदी को पार करना। सामने उफनती झेलम और उसके पार हाथियों की एक जिंदा दीवार। ऐसे में सीधे नदी पार करने का मतलब था सीधी मौत। इसलिए सिकंदर ने यहाँ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया और एक गजब का माइंड गेम खेला। पहले कदम के तौर पर उसने हर रात अपनी तरफ ढोल बजवाए और मशाले जलाईं। ऐसा माहौल बनाया जैसे बस वो नदी पार करने ही वाला है। पोरस की सेना भी अलर्ट होकर हर रात मुस्तैद रहती, लेकिन सिकंदर हमला ही नहीं करता। धीरे धीरे क्या हुआ, पोरस के सैनिकों की सतर्कता कम होने लगी। उन्हें लगा कि ये तो रोज का नाटक है। और फिर आया तीसरा चरण। एक भयानक तूफानी रात, आसमान से बिजलियां गिर रही थीं और ठीक उसी वक्त सिकंदर ने 27 किलोमीटर ऊपर जाकर अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को चुपचाप नदी पार करवा दी। तूफानी बादलों की उस तेज गरज ने सिकंदर की नावों की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया था। तो अब नदी पार हो चुकी थी। शुरू होता है भाग 4, 3 घंटे का युद्ध।
युद्ध के मैदान की रणनीतियां। नदी पार करने के तुरंत बाद पोरस के बेटे के साथ एक छोटी झड़प हुई जिसे सिकंदर ने हरा दिया, और इसके बाद दोनों विशाल सेनाएं उस कीचड़ से सने मैदान में बिल्कुल आमने सामने थीं। अब शुरू हुआ एक भयानक खूनी खेल। सिकंदर ने यहाँ एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे फ्लैंकिंग मैनूवर कहते हैं। आसान भाषा में समझने तो दुश्मन को साइड और पीछे से घेरना। सिकंदर ने चालाकी से पोरस के दाएं हिस्से पर अटैक किया। जैसे ही पोरस ने अपने बचाव के लिए अपने घुड़सवारों को उस तरफ भेजा, सिकंदर की एक और टुकड़ी बाईं तरफ से घूमकर चुपचाप पोरस के पीछे आ गई, और बस पोरस की घुड़सवार सेना दोनों तरफ से एक जानलेवा शिकंजे में फंस गई। लेकिन इस पूरी लड़ाई का असली पासा पलटा उन विशाल हाथियों की वजह से। सिकंदर बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके घोड़े उन हाथियों से खौफ खाते हैं, इसलिए उसने उन्हें जानबूझकर दूर ही रखा। इसके बजाय उसने अपने पैदल सैनिकों को एक बहुत क्रूर आदेश दिया, हाथियों के पैरों पर भालों और तलवारों से वार करो, और ये रणनीति काम कर गई। दर्द से तड़पते और पागल हुए हाथियों ने पीछे मुड़कर अपनी ही पौरव सेना को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। पूरे मैदान में एक भयानक भगदड़ मच गई। सेना पूरी तरह से बिखर रही थी, लेकिन उस खौफनाक तबाही के बीच भी 7 फुट का वो राजा पोरस अपने हाथी पर डटा रहा। शरीर पर कई गहरे घाव होने के बावजूद वो अकेला खड़ा होकर लड़ता रहा। और यहीं से जन्म होता है हमारे 5वें भाग का, एक राजा का ऐतिहासिक जवाब, आपसी सम्मान। युद्ध का मैदान लाशों और टूटे हुए रथों से अटा पड़ा था। पोरस बुरी तरह घायल थे, लेकिन उनके चेहरे पर हार मानने का कोई भाव नहीं था। सिकंदर उनकी इस बहादुरी को देखकर इतना हैरान हुआ कि उसने तुरंत हमला रोकने का हुक्म दे दिया। जब दोनों राजा आमने सामने लाए गए तो सिकंदर ने एक सवाल पूछा, पोरस, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? तब पोरस ने बिना पलक झपकाए सिकंदर की आंखों में देखते हुए वो अमर वाक्य कहा, वैसा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये कोई आम जवाब नहीं था, ये उस स्वाभिमान की गूंज थी जो हारने के बाद भी नहीं टूटा था। सिकंदर, जिसने दुनिया के न जाने कितने राजाओं को अपने सामने गिड़गिड़ाते देखा था, इस बेखौफ जवाब को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। और ये घटना हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे युद्ध के मैदान में दिखाए गए अदम्य साहस और असली गर्व का सम्मान किया जाता है। सिकंदर पोरस की इस बेबाकी और हिम्मत से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का पूरा राज्य उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस सौंप दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने पोरस के राज्य की सीमाएं और भी बढ़ा दी। जरा सोचिए, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, स्थायी ऐतिहासिक विरासत, अभियान का अंत। इस महामुकाबले के बाद सिकंदर की उस अजेय सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया, और इसका सबसे बड़ा कारण था ये आंकड़ा, 2 लाख। जी हाँ, व्यास नदी के पार उनका इंतजार कर रही थी शक्तिशाली नंद साम्राज्य की विशाल सेना। जब सिकंदर के उन सैनिकों को, जो सालों से लड़ते लड़ते थक चुके थे और जिन्हें अपने घर की याद सता रही थी, ये पता चला कि आगे 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथियों की एक और भयंकर सेना मुस्तैद खड़ी है, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। इतिहास में पहली बार सिकंदर को अपने ही सैनिकों के सामने झुकना पड़ा और उसे वापसी का भारी मन से आदेश देना पड़ा। तो इस पूरे महाअभियान का नतीजा क्या निकला? इस टेबल पर नजर डालिए। सिकंदर ने जाते जाते अपनी विजय की निशानी के तौर पर 12 विशाल वेदियां बनवाईं, वापस लौट गया और महज 33 साल की छोटी सी उम्र में बेबीलोन में एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजा पोरस ने अपने उस बड़े और विस्तारित राज्य पर सालों तक एक ताकतवर सहयोगी के रूप में राज किया। और सबसे अहम बात, भारत का दिल कहे जाने वाला नंद साम्राज्य इस पूरे मकदूनियाई आक्रमण से पूरी तरह अछूता और एकदम सुरक्षित रहा। देखिए, सैन्य अभियान भले ही रुक गया हो, लेकिन इसका सांस्कृतिक असर बहुत गहरा और लंबा था। इस मेल मिलाप से हेलेनिस्टिक प्रभाव एशिया के काफी अंदर तक फैल गया। इसका सबसे खूबसूरत नतीजा अगर कुछ था तो वो था गांधार कला का जन्म। ये भारतीय संस्कृति और यूनानी कला का एक ऐसा अद्भुत संगम था जिसने यूनानी शैली में बुद्ध की पहली मूर्तियां दुनिया को दी। और अगर हम राजनीति की बात करें तो इस पूरी उथल-पुथल ने जो एक सत्ता का खालीपन पैदा किया, उसका बेहतरीन फायदा उठाया एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने आगे चलकर नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और भारत के सबसे विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। तो इतिहास का ये रोमांचक पन्ना जाते जाते हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है,
जरा सोचिए, अगर सिकंदर के वो सैनिक थके न होते, अगर उन्होंने व्यास नदी के किनारे विद्रोह न किया होता, तो क्या झेलम को पार करने वाली वो अजेय शक्ति मगध के नंद साम्राज्य की उस विशाल ताकत के सामने टिक पाती, या फिर वहीं हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाती? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत